आज हम लोग एक विशेष चर्चा सत्र के अंदर यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को जानकारी हो कि कोरोना पैंडेमिक का काल चल रहा है। हमारे युवा हताशा के अंदर है, कामकाज का ठप हो चुका है, बेरोजगार विद्यार्थी पढ़ाई को रोके हुए है। इन तमाम परिस्थितियों में आप सबको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज के चर्चा सत्र में हमारे साथ उपस्थित है वडोदरा की महान शख्सियत, संघर्ष और जज्बे की प्रतिमूर्ति डॉक्टर बंशीधर तातेड़। आप तमाम युवा जो देख रहे हैं, बहुत से लोग डॉक्टर तातेड़ साहब की शख्सियत से परिचित हों। डॉक्टर बंशीधर तातेड़ राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में सहायक सह आचार्य के पद से निवृत्त हुए और आपने अपने संघर्ष को कल्चरल फील्ड के अंदर, सोशल एक्टिविटीज के अंदर लगातार जारी रखा। रिटायरमेंट के बाद भी आदमी जब घर पर आराम के मानस में होता है, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य को निरंतर बनाए रखा। आपका नाम हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर प्रूडेंट पेन पब्लिशर के द्वारा दुनिया के इंस्पायरेबल 101 पर्सनालिटीज के साथ में आपकी बायोग्राफी को पब्लिश किया गया और ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात हमारे बाड़मेर क्षेत्र के लिए, हमारे वडोदरा के क्षेत्र के लिए है। इसके अलावा 2020 के अंदर कोरोना पैंडेमिक के इस काल के दौरान भी आप राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर बंशीधर जी तातेड़ साहब से करवा रहा हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। कोरोना पैंडेमिक के काल के अंदर हमारे युवा साथी, जिनके दिमाग में कई प्रकार के विचार भर कर गए हैं, हमारे बेरोजगार विद्यार्थी, वो भी हताश है। आज की इस चर्चा में मुख्य रूप से हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो कोरोना पैंडेमिक का ये जो काल है, इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, बहुत अच्छा, वह किस तरीके से नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, युवा किस प्रकार से खुद जागरूक रहकर अपना को जागरूक कर सकते हैं, और साथ में हमारे बेरोजगार विद्यार्थी, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के काल का जो फर्स्ट फेज था उसमें परीक्षाएं डिले हुई, लेकिन बाद में जब परीक्षाओं के होने का समय आया तो कोरोना की दूसरी वेव आ गई और परीक्षाएं फिर से डिले हो रही है। और ऐसी स्थिति में शहरों के अंदर तो कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी सब बंद है और हमारे बेरोजगार विद्यार्थी जो मकान को किराए पर लेकर और शहरों में रह रहे थे, वो भी अब अपने किराए को जो है वो बोझ के ऊपर पड़ रहा था, तो उन्होंने कमरे भी छोड़ दिए और अब गांवों के अंदर चले गए। इस हताशा के मूड में कि परीक्षाएं कब होगी, उनको भी आज डॉक्टर तातेड़ साहब मोटिवेट करेंगे। तो इन दो मुद्दों के ऊपर विशेष रूप से हमारी बात आज होने वाली है। मैं डॉक्टर बंशीधर जी तातेड़ साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप हमारे दो साथियों को ये बताइए कि कोरोना पैंडेमिक के इस पीरियड के अंदर, बहुत एक लंबा समय हो गया, लगभग 1.5 साल हो गया हम लोग इस पैंडेमिक के पीरियड में हैं, तो हमारे युवा जो हताश है, जो जिनका कामकाज ठप हो चुका है, किस तरीके से अपने मनोबल को बढ़ाए रखे और किस तरीके से अपने आत्मबल के बल पर, वो आत्मबल जो आपने अपने जीवन के अंदर, आप अपने जीवन के संस्मरण भी बताते हुए हमारे युवाओं को मोटिवेट करिएगा कि कोरोना पैंडेमिक के अंदर वो अपने आत्मबल को कैसे बनाए रखें। डॉक्टर तातेड़ साहब। सबसे पहले 22 संस्थान को धन्यवाद करता हूं, जितिन जी आपको और धर्मेश जी को, कि इस महामारी के काल में जहां सभी और दर्द है, चिंता है, चिंतन है, ऐसे समय में युवाओं से बात करने का एक अवसर निकाला। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले महामारी को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करें, और उसके बाद में इन लोगों का रोजगार और ये महामारी, ऐसे में हम किस तरह से अपने आप को तैयार रखें
ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए, अगर विगत 400 वर्षों का इतिहास उठा करके अगर आप देखेंगे तो ये महामारी कोरोना अकेली नहीं है। इससे पहले प्लेग आया, उसके बाद हैजा आया, उसके बाद स्वाइन फ्लू आया, और इस बीच कभी टीबी ने, कभी बड़ी चेचक ने इस तरह से लोगों को बहुत आहत किया है। और अभी जो 2020 में कोरोना आया, तो कोरोना से पहले जब प्लेग और हैजा और स्वाइन फ्लू जब ये आए, तो आप ये देखिए कि उस समय किसी भी तरह की गांवों में कोई सुविधाएं नहीं थी, न अस्पताल थे, न दवाइयां थी। उस समय ऐसी स्थितियां बनी कि घर के घर खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। लेकिन उस समय जो लोग बचे, उन लोगों ने अपने आप को उस समय भी क्वारंटाइन किया था। उन्होंने स्वयं को बचाया और अपने परिवार को बचा लिया। और पिछले 1.5 साल से जो आप देख रहे हैं, ये जो महामारी आई है, क्योंकि जिंदगी के 70-72 साल में हमने इस तरह का पेंडेमिक नहीं देखा। और हिंदुस्तान जैसे देश में आप देखिए, क्वारंटाइन होना, लॉकडाउन लगना, ये चीजें तो लोगों को समझ में ही नहीं आई। शुरू में हम लोग सब पढ़े हुए हैं, सब समझते हैं, लेकिन हमें भी चीजें ध्यान में नहीं आ रही थी, क्योंकि जीवन में आया ही नहीं कुछ। लेकिन उन 4-6 महीनों में हमने जो सीखा, और आपने देखा कि चारों तरफ से सरकारें जागृत हुई, उसके बाद प्रशासन जागृत हुआ, फिर लोग जागृत हुए, भामाशाह आगे आए, और सब लोगों ने मिल करके और एक जो स्तर था उसको कम किया। यहां थोड़ी गलती हमारी ये हुई, हमें ये मालूम नहीं था कि दूसरी वेव आने वाली है, और इस संबंध में न तो सरकार चेती, और हम सब लोग, आम जनता तो इतनी फ्री हो गई थी कि जैसे हमने कोरोना को हरा दिया, कोरोना हमेशा के लिए चला गया। यहां हमारी सबसे बड़ी भूल हुई। वो जो पहली एक स्तर आया, उसमें बुजुर्ग लोगों को सबसे बड़ा खतरा रहा। और अब जो दूसरी वेव आई है, आप देख रहे हैं कि इसमें युवा सबसे ज्यादा ग्रास बन रहे हैं। इसका कारण यह है कि युवाओं ने अपने आप को इतना लापरवाह कर दिया। और आप कई गांवों में, शहरों में कई लोगों से आप बात करेंगे, वो कहते हैं ऐसी बीमारी है ही नहीं। ये सबसे बड़ी जो गलती हमारी रही, इस गलती ने हमें बहुत बड़ी सजा दी। अब आप देखिए कि एक तरफ बीमारी, अस्पतालों की सीमाएं कम, 100 बेड है और 500 पेशेंट। उसके बाद में ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन कहां से लाई जाए, सिलेंडर कहां से लाए जाए। उसके बाद में व्यक्ति अगर वेंटिलेटर पे आता है तो वेंटिलेटर बहुत कम है, पहले से कोई तैयारियां हुई नहीं। लेकिन आनन फानन में जो सरकारें दौड़ी और जो कुछ किया, इससे हमें राहत मिल सकती थी। लेकिन देश के कुछ गद्दारों ने, जैसे इंजेक्शंस, वेंटिलेटर्स, जैसे आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर, इनकी कालाबाजारी शुरू कर दी। और इस वजह से आप देखिए, आपने एम्बुलेंसेस को देखा होगा, 20,000, 30,000, 40,000 किराया। तो इन लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ा। और दूसरा मूल कारण यह रहा कि विपक्षी दलों को यहां आकर के साथ में खड़ा रहना चाहिए था, जबकि वो कमियां ढूंढ रहे थे। और फिर आपका सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आप जानते हैं, आप स्वयं पढ़ाते हैं, आप बताइए सोशल मीडिया ने हमें कितना नुकसान दिया, आप बताएं। सोशल मीडिया का यूज जो है वो व्यक्ति के विवेक के ऊपर है। बिल्कुल। विद्यार्थी और युवा साथी सोशल मीडिया का सदुपयोग भी बहुत है, बहुत सी अच्छी जानकारियां हम शेयर करते हैं, अपना नॉलेज हम शेयर करते हैं, अपनी जानकारियों को हम अवेयरनेस के, ये भी सोशल मीडिया का उपयोग। आज कोरोना पेंडेमिक के अंदर सोशल मीडिया ने अवेयरनेस का काम भी किया जी, बिल्कुल। लेकिन साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से जो नेगेटिव न्यूज वो, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने देश के हर युवा को पत्रकार बना दिया, हर युवा को नेता बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस कारण से सोशल मीडिया जहां अवेयरनेस का काम कर सकता है, वहीं सोशल मीडिया ने बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज, बहुत सारी अफवाहें
मैं इस कोरोना पेंडेमिक के काल में कई बार ऐसे हालात देखे कि जैसे एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अपने मनोबल से सही हो सकता है, लेकिन वो अपने आसपास ये सुनता है कि वो भी आदमी जा रहा है, वो आदमी बीमार है, उस आदमी को ऑक्सीजन मिली नहीं, वो आदमी जा रहा है, तो हमारे मानस पर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि यार मैं भी कैसे जीऊंगा। और ये जो डर पैदा हुआ, बिल्कुल आप ठीक करें, ये जो डर पैदा किया गया, इस डर पैदा होने से व्यक्ति का मोरल टूट गया। मोरल टूट गया। जी, आगे कुछ कहें। दूसरी दूसरी बात सर, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की भूमिका को हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं, बना सकते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया को एक बड़े मंच को अवेयर कर सकते हैं। जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी बात भी सोशल मीडिया के थ्रू देश के हजारों युवाओं तक पहुंच सकती है और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बातें भी पहुंचती है। लेकिन हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हम लोग पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाले लोग कम हैं, तर्क को एक्सेप्ट करने वाले लोग कम हैं, तथ्यों को एक्सेप्ट करने वाले लोग कम हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी आइडियोलॉजी से लैस होते हैं या फिर कोई ना कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। और ऐसी स्थिति में हम तथ्यों को पढ़ना नहीं चाहते। मेरी जो भी आइडियोलॉजी होगी, मैं उस आइडियोलॉजी से ग्रसित होकर, चाहे वो गलत है और सही है, मैं उसके फेवर में कमेंट करूंगा, या फिर जिसके मैं अगेंस्ट हूं उसके अगेंस्ट में कमेंट करूंगा। और ऐसी स्थिति के अंदर हम एक तटस्थ नागरिक के रूप में सही स्थिति को, अवेयरनेस को पकड़ ही नहीं पाते। अब यहाँ देखिए, आपने जो बात की है, अब यहाँ आपको तटस्थ रह करके चलना है। देखिए, कमियां कहाँ नहीं रहती, लेकिन हम जब केवल कमियां ही देखते रहेंगे तो फिर उस सुधार कैसे आएगा, उसमें हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है कि युवा गांव गांव और ढाणी ढाणी तक बैठा है। अभी बीमारी का इतना डर नहीं है जितना डर पैदा किया गया है। ठीक है, अभी जो आप कह रहे थे, हर आदमी समझता है कि अस्पताल में जाऊंगा मतलब मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। ये जो साइकोलॉजी बैठ गई है, इसको युवा समझ सकते हैं और समझ करके और स्वयं आत्मबल रखें और परिवार को भी आत्मबल के साथ रखें। आप ये देखिए कि जब हेलमेट का चलन हुआ तो हेलमेट लगाने के लिए, हेलमेट क्यों लगाते हैं? इससे पुलिस तो बचती नहीं है, बचेगा तो वो आदमी जिसके, ठीक है। तो ये पुलिस जो खड़ी है, मास्क के मामले में भी यही हो रहा है, मास्क के मामले में यही हो रहा है। अब हम क्या है, कभी किसी गली से निकलते हैं, कभी किसी गली से निकलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, मास्क लगाते हैं तो आधा लगाते हैं, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। ये जो युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप पुलिस को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं। क्योंकि ये महामारी है, ये कोई जात देखेगी नहीं, धर्म देखेगी नहीं, कुछ देखेगी नहीं, और इसकी पकड़ में आ गए तो आपको इसका नतीजा बुरा भुगतना पड़ेगा। सर, एक चीज मैंने नोट की है कि ज्यादातर हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, उनके साथ जो अटेंडेंट है, जो भी उनके अटेंडेंट, उनकी रिपोर्ट ज्यादातर नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना, इसलिए ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उन्होंने, चूंकि मास्क और डबल मास्क लगा के हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट्स रहते हैं, तो अगर हमारा मास्क लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में संक्रमण के फैलने की संभावना कम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप देखिए ना, ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं, ये तो 24 घंटे उनके साथ है, पेशेंट्स के साथ ही तो है। तो उनके पास में दो चीजें हैं। नंबर एक, मॉरल, उन्हें मालूम है कि हम प्रिकॉशन है हमारे पास पूरा का पूरा। नंबर एक प्रिकॉशन है, और नंबर दो, चूंकि सेवा का भाव है, इसलिए उनके दिमाग में डर नहीं है कि हम लोगों को बचा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस विषय पर आज आप फोकस करने, इस पूरे पेंडेमिक में युवाओं से किसी ने बात नहीं की। आपने सबको कहा कि आप ऐसा करिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक युवा अगर जाग जाता है, देखिए आपका जो बच्चा है वो इसके एनुअल फंक्शन में पूरे परिवार को ले जा सकता है। आपका 5 साल का, 7 साल का बच्चा एनुअल फंक्शन में पूरे परिवार को ले जा सकता है। तो एक युवा अपने परिवार को क्यों नहीं बचा सकता, साक्षर क्यों नहीं कर सकता? अब हमें साक्षर करने की जरूरत है।
इस पैंडेमिक में समझाने की जरूरत है कि दो ही चीजें जिंदगी बचा सकती है। नंबर एक मास्क, मास्क भी प्रॉपर मास्क, प्रॉपर मास्क, और नंबर दो बेस्ट, और डबल लगाने का अभी तो आ गया है। हाँ, WHO ने भी कहा है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि डबल मास्क रखिए और दूसरा 2 गज की दूरी रखिए। ये दो चीजें ऐसी है। और तीसरा, अपने दिमाग से जो डर आपने बैठा रखा है उसे निकाल दीजिए। तो इस अवसर पर युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आप तो युवाओं के आदर्श हैं, आप हजारों हजारों लोग आपके इस संस्थान से निकले हैं, तो इस स्थिति में मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अब हमारा दायित्व है, क्योंकि देश के आधी आबादी से ज्यादा युवा है, युवा रीढ़ की हड्डी है देश की। तो अब हमें अगर इस महामारी से हमारे परिवारों को बचाना है, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी तीसरी लहर आ रही है, बच्चों को बचाना है, तो बच्चों को अवेयरनेस का पार्ट कौन पढ़ाएगा? हमारे को ही पढ़ाना होगा, बुजुर्ग तो घर में है। हाँ। ऐसे में युवाओं का यह सबसे बड़ा दायित्व है कि इस देश के लिए, परिवार और स्वयं पीछे है, इस देश को बचाने के लिए, परिवार बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए आप लोग आगे आए, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, शादी समारोह वगैरह जैसी गाइडलाइन है उस हिसाब से चलें। भाई हम रहेंगे तो कल शादियों में जाएंगे ना। और अपने परिवार में बच्चों को, बुजुर्गों को इतना टाइट करके रखें कि जब तक सरकार नहीं कहती है हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं सोच रहा हूं कि युवा हमारी इस बात पर ध्यान देंगे और जो मास्क लगाने का जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करेंगे और सब जगह उसका प्रचार प्रसार करते हुए स्वयं तो बचेंगे ही, लेकिन हम सबको भी बचाएंगे। जी, एक बात और यहाँ पर हम जोड़ना चाहेंगे, युवाओं को जागरूक रहने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ में एक बात ये भी आ रही है कि जो बच्चे छोटे हैं और अभी तीसरी वेव में बच्चों को खतरा है। बिल्कुल। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अभी स्कूल खोलने की संभावना पर हम विचार करेंगे स्थिति नॉर्मल होने के बाद। पिछला सत्र भी हमारे जो नौनिहाल है, मैं बेरोजगार अभ्यर्थियों पे, विद्यार्थियों पे बाद में आऊंगा, पहले जो नौनिहाल है, छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे जैसे 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, जिसको भी प्ले स्कूल में होना चाहिए, लेकिन उसकी स्कूल में एडमिशन तो कहाँ से कराए, अभी तो स्कूल सी बंद है। और जो बच्चा पहली दूसरी के अंदर है, जो प्राइमरी एजुकेशन हमारी नींव है, पिछले 1 साल से स्कूल बंद है और हमें लगता नहीं है कि इस सत्र में भी वो स्थिति नॉर्मल हो पाएगी कि बच्चा जो है वो पहले जिस तरीके से स्कूल जाते थे वैसे जा पाए। तो हमारा एजुकेशन बड़ा प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर युवा कम से कम अपने घर के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने जो हमारा जमाना देखा है, उस समय 6, 7, 8 साल की उम्र में बच्चों को एडमिशन करते थे, पहली क्लास में करते थे। अभी जैसे ये नया सिस्टम जो आया है, इसमें आप 2.5 साल 3 साल के बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरा अपना मानना है कि वैसे साल भर आपका 1.5 साल ये गया, अभी 6 महीने और जा सकते हैं, क्योंकि जो वेव आ रही है जिसकी संभावना है, और उसमें हमको बच्चों को जो 18 साल से छोटे हैं उनको जो बचाने की स्थिति है, तो उसमें देखिए यहाँ भी युवाओं की भूमिका है। तो वो स्वयं तो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, भाई नौकरी मिलेगी तब आप काम करोगे ना। तो अभी जो माँ हमें पढ़ाती थी, हमारी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, 1-2 क्लास पढ़ी हुई होती थी, वो भी पढ़ाती, लेकिन वो भी पढ़ाती थी। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बेटियां पढ़ी लिखी है, महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो क्यों नहीं हम इस लॉकडाउन के टाइम का सदुपयोग करें और बच्चों को पढ़ाएं भी और संस्कार भी डालें। संस्कारों का विकास अभी करने का समय है। हाँ, क्योंकि अपने तो शास्त्र आप देख लीजिए कि पहली पाठशाला उसकी माँ है, उसका घर है, पहली परिवार है। तो क्यों नहीं हम इस समय का उसमें सदुपयोग करें और बच्चों को साल भर के लिए इस तरह से तैयार कर दें कि उनको लगे कि जैसे हमें कोई एजुकेशन का लॉस हुआ ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो डिजिटल एजुकेशन भी आई थिंक कि छोटे बच्चों के लिए काम का नहीं है, अभी काम का नहीं है। जो बच्चे प्राइमरी लेवल तक के हैं उनके लिए ठीक है, हमारी सरकार स्माइल प्रोग्राम वगैरह चला रही है, लेकिन बच्चों को हम मोबाइल देखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और अगर उन्हें मोबाइल देखने के लिए दिया जाए
पहले तो हम कहते थे कि बच्चों को मोबाइल मत दो, और अब हम कहते हैं उनको पढ़ने के लिए मोबाइल दो। तो बच्चा मोबाइल के ऊपर क्लास तो कम देखेगा, लेकिन दूसरे जो वीडियोस वगैरह है, कार्टून्स है, गेम्स है, उसके अंदर वो मोबाइल का यूज ज्यादा करेगा। और वो इतने इंटरेस्टेड है हाँ, कि वो तो वही देखेगा, वो बच्चे वही देखते हैं। तो इसलिए, और दूसरा छोटे बच्चों की तो आंखें खराब होती है अगर वो क्लासेस भी देखेंगे। और छोटे बच्चे देखो, डिजिटल एजुकेशन के लिए सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, बिल्कुल। जबकि ऑफलाइन के अंदर तो क्या होता है कि टीचर पूरा ध्यान देता है, और ऑफलाइन में तो हम क्लास में बैठे तो हमको पढ़ना ही है, नहीं, वहाँ आपका टू वे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन। ऑनलाइन के अंदर तो अगर मैं सेल्फ मोटिवेट हूँ तभी पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल, अगर मैं सेल्फ मोटिवेट नहीं हूँ नहीं तो आप पढ़ कुछ नहीं कर सकता। पाएंगे। और मैं आपको कहूंगी, अभी भी मैं जब भी व्हाट्सएप खोलता हूं तो मुझे हर आदमी ऑनलाइन ही मिलता है। बिल्कुल सर, आप भी ये देख रहे होंगे, हर आदमी ऑनलाइन बैठा है। तो भाई सारे के सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी तो देख नहीं रहे, बिल्कुल सर, सारे के सारे लोग कोई अच्छे सीरियल या अच्छी चीजें या पढ़ाई का वो तो कर नहीं रहे। नहीं कर। तो हमारे बच्चों को भी देखिए, ये जो मोबाइल आया है, अभी मेरा ये मानना है कि बच्चों को इससे थोड़ा दूर रखना चाहिए। और आपने जो बात कही है कि जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि मेरे लिए ये उपयोगी है, हाँ, आप दे दीजिए, तब दीजिए, ताकि वो फिर क्या है कि भटकेगा नहीं। भटकेगा। अदरवाइज हम बच्चे को भटकाने का काम कर काम सकते हैं। करेंगे। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि प्राइमरी लेवल तक डिजिटल एजुकेशन का कोई मीन नहीं रहता, 5वीं तक स्पेशली, हो सके तो 8वीं तक हम डिजिटल एजुकेशन से बचे। लेकिन ऐसा है साहब कि जब पूरी दुनिया आपकी अभी इंटरनेट से जा रही है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो आपको भी मिडिल क्लासेस तक उसमें आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले टीचर का दायित्व ये है, माँ बाप का दायित्व है कि वो उसको समझाए कि तेरे लिए आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। जी, कई बार एक्चुअली हम अभी अखबारों में पढ़ते हैं, कई जगह पे प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जूम ऐप के थ्रू या दूसरे ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने के दौरान बच्चे एक तो कंसंट्रेट नहीं होते, टीचर बोलता रहता है, और स्टूडेंट्स अपने, क्योंकि उनके वीडियो ऑफ होते हैं, और कई बार क्या होता है कि क्लास की जगह अनावश्यक सामग्री भी आ जाती है, अवांछनीय सामग्री भी आ जाती है, जिससे छोटे छोटे बच्चों का जो है वो भ्रमित भी होते हैं। ठीक बात। तो ये है कि हमारे को एक लेवल के बाद में डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, इसके लिए मेरा जहां तक मानना है, युवाओं को या फिर घर के सदस्यों को वो थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि उनको उनकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे। देखिए, युवा जो है, हाँ, मैं यूं कह रहा हूं कि युवा के हाथ में तो मोबाइल है ही। हाँ, बिल्कुल। और वो अगर अपना जीवन निर्माण करना चाहता है तब तो उसे उसका सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल भी मॉनिटरिंग के अंदर में उसको क्लास अगर बच्चा देखता है तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। भाई आपने देखिए, होता क्या है कि माँ के पास मोबाइल है, दे दिया, फादर के पास मोबाइल है, उन्होंने दे दिया, भाई के पास मोबाइल है, दे दिया। अब दे देने के बाद में क्या, मोबाइल में वैसे एक ऑप्शन है, मॉनिटरिंग नहीं है। हाँ, मोबाइल के अंदर किड्स के लिए किड्स स्पेस ऑप्शन होता है। अगर हम उस किड्स स्पेस में बच्चों के प्रोग्राम्स को ऐड करके मोबाइल अगर बच्चे को देते हैं, बच्चा केवल वो किड वाले क्लास या जो प्रोग्राम्स है उसी को वो देख पाएगा। ये आपने बहुत अच्छी एक जानकारी दी है। हाँ। कि इस तरह के ऐप अगर डाउनलोड कर लिए जाएं, हाँ, तो नहीं तो क्या होता है साहब कि जब तक आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, हाँ, तो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, हाँ, या दूसरा कुछ देख रहा है या सो रहा है, क्योंकि उसमें मैंने आपसे कहा ना, उसमें इंटरेक्शन नहीं है। देखिए, आप भले कितना भी चलाइए, लेकिन टीचर का स्थान कोई नहीं ले सकता, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट जब तक सामने सामने होंगे, तो आप देखिए गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीजें ये बहुत मायना रखती है, बच्चे को सीखने में मदद करती है। तो खैर इसको ध्यान देना चाहिए। अब जैसा समय है वैसा चलना चाहिए, लेकिन बच्चों को इस समय, युवा जो है वो छोटे भाई बहन को भी गाइड करे, उनको पढ़ाए, स्वयं पढ़े। अब आप क्या आगे बढ़ेंगे युवाओं के लिए? बिल्कुल सर, एक चीज यहाँ पे, जैसे कोरोना पेंडेमिक के काल में हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर की तो ये तैयारी कर ली, लेकिन परीक्षा जब आई सेकेंड वेव के रूप में, हमारे सिलेबस के अंदर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आ गए। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं लूज पड़ गए बीच में। मुझे ऐसा लगता है दिवाली से लेकर होली के बीच में हमने बहुत ढील कर दी।
मैंने कहा लापरवाही। लापरवाही। हाँ। जी, देखिए सरकार भी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी क्या है, ढीली हो गई। सरकार ने जैसे ही थोड़ी सी ढिलाई दी, ये तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ढिलाई काम आती नहीं है, काम आती नहीं। ठीक है। और जैसे ही आपने 10% भी ढिलाई दी तो लोग तो 110% हो गए। बिल्कुल सर। तो युवाओं के लिए जो अभी आप बात करना चाह रहे थे, हाँ सर। भाई ऐसा है कि इन 3 महीनों में चेंज हो गया, हाँ सर, बहुत कुछ बदल गया। तो युवाओं को तो ये कहना चाहता हूं कि आप आज तक अपडेट रहिए, अभी आज तक। अपडेट। भाई मैं यहां अब पहुंचा हूं ना, हाँ सर। तो मैं अभी भी 5 घंटे 4 घंटे पढ़ता हूं, लिखता हूं, स्वाध्याय करता हूं, क्योंकि मैं अपडेट हूं। क्योंकि युवा अगर अपडेट नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। तो आप यही तो बात अभी कह रहे थे। हाँ सर। भाई ऐसा है कि इंजेक्शंस आ गए, नए नाम आ गए, पुराने आ गए, लेकिन विद्यार्थी जो घर पे बैठा है, जिसकी शुरू में आप चर्चा कर रहे थे कि अब उसके एग्जाम नहीं मैं है। सर यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना पेंडेमिक में जैसे हमने मास्क और सैनिटाइजर की तैयारी की और ऑक्सीजन रेमडेसिविर आ गए, ऐसे ही हमारे जो विद्यार्थी है घर बैठे हैं और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, क्या ये कोरोना का पेंडेमिक काल और उसकी दूसरी वेव हमको ये इंस्पायर नहीं करती कि हम भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें? नहीं तो जो हाल आज कोरोना पेंडेमिक में हो रहा है वो हमारे बेरोजगार विद्यार्थियों का हाल हो सकता है अगर उन्होंने अपनी तैयारी को बिल्कुल। देखिए ये बेरोजगारी भी अपने आप में बड़ी महामारी है, ठीक है। हाँ। अगर आपने अपनी स्टडी की ओर ध्यान नहीं दिया, भाई मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, 2 गज दूरी रखिए, ये चीजें जब जीवन का पार्ट हो चुकी है तो आप जीवन का दूसरा पार्ट क्यों छोड़ रहे हो? देखिए एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक ऐसा किसान था गांव में, ये मरुधरा है, यहाँ 5-6 साल अकाल कंटिन्यूस पढ़ते रहे हैं, आपने भी सुना है, पढ़ा है, हमने तो देखा है। तो एक किसान जैसे ही थोड़ी सी बरसात होती वो अपना हल लेकर के चला जाता और खेत को बो देता, और कुछ समय बाद बारिश होती नहीं, निराश। तो 4-5 साल तक होता वही, वो अपना कंटिन्यूस काम करता। जैसे ही बरसात का सीजन आता वो अपने खेत को साफ करता, उसके बाद जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश हुई अपना खेत हल लेकर के चला जाता और जोतता। लेकिन 5 साल से उसे कुछ नहीं मिला। तो दूसरे लोग जो थे वो उसका खूब मजाक उड़ाते थे कि क्या मिला, व्यर्थ में मजदूरी की, माथापच्ची करी, क्या मिला। लेकिन 6ठे साल जब बारिश हुई तो उसने तो अपना काम शुरू कर दिया, और वो लोग उस सारे तामझाम में लगे रहे कि बैल कहाँ है, हल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सारी व्यवस्थाओं में लगे रहे। और हुआ ये कि उसने तो 5 साल की कसर निकाल ली और ये सब लोग रह गए। तो विद्यार्थी जो है, जो युवा है, जो इस पैंडेमिक में है, ये सोच रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, क्या नहीं होगी। देखिए मेरा ये कहना है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र हमेशा अपडेट रखिए, तैयार रखिए, क्योंकि मोर्चे पर कभी भी जाना पड़ सकता है। तो जिस तरह से एक सैनिक तैयार रहता है, उस तरह से युवा को भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसे सरकार 1, 2 और 3 करती है, हमें सीधा दौड़ना होना चाहिए। तब आपके नोट्स और वगैरह और सारी चीजें अब आप ऊपर रखे हुए हैं और उनको निकाल रहे हो, तो इस समय का आपने दुरुपयोग कर लिया। हाँ, तैयारी को बच्चों को कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आज जो हमारा प्रतियोगी विद्यार्थी है, जैसे रीट की परीक्षा के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो रीट की परीक्षा के अंदर लगभग 16-17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे राजस्थान के अंदर परीक्षा में बैठते हैं। और वो एग्जाम पहले भी काफी डिले हो गया। 25 अप्रैल को वो परीक्षा होने वाली थी, लेकिन महावीर जयंती और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कारण उस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया। वो परीक्षा 20 जून को फिर तय की गई, लेकिन अब कोरोना पेंडेमिक के कारण और दूसरी वेव के कारण 20 जून भी नहीं हो सकती परीक्षा। ठीक है। ऐसी स्थिति में, और अब तो परीक्षा की तारीख भी घोषित नहीं है, ऐसे में हमारे कई विद्यार्थी जो शहरों में पढ़ रहे थे, और शहरों में लाइब्रेरीज बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, और वो गांव में चले गए। कई विद्यार्थियों को मैसेज आते हैं, सर पढ़ने का मूड ही नहीं हो रहा है क्योंकि परीक्षा की तारीख ही नहीं है। और मैं तब उनको कई बार कहता हूं, परीक्षा अभी तो चलो कोरोना पेंडेमिक है, 2008 में जब सेकंड ग्रेड आई वो 2011 तक जाके पूरी हुई,
2013 में स्कूल लेक्चरर आई, वो 2015 तक जाते, जबकि उस समय कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। और 2014 की कॉलेज लेक्चरर भर्ती, उसकी पोस्टिंग 2018 और 19 तक होती रही, मतलब 5 साल में परीक्षा हुई। आरएएस की भर्ती आप देख लो, हमेशा 3-4 साल में पूरी होती है। तो कहने का मतलब परीक्षाएं तो पहले भी 3-4 साल में होती रही, और रीट की तो विज्ञप्ति 2020 की है, और 2021 अभी साल भर में विद्यार्थी थक गया। तो ये जो थकान है, ये जो हताशा है, इस हताशा को वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करे, कैसे अपने आप को धीरज बंधाए, और कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट करे कि भाई आज नहीं तो कल। ये तो है नहीं कि परीक्षा होगी नहीं, आज नहीं तो 6 महीने बाद। इसमें ऐसा है, आपने जो कहा ना, ये तो आपने 4-5 एग्जाम्पल रख दिए कि जब कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, और इसमें समय लगता है, ठीक है, क्योंकि के स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं। अगर आप नेशनल लेवल पे चले जाएंगे तो उनके कार्यक्रम शेड्यूल्ड है और उसमें डेट टू डेट चलना है। लेकिन आपने अभी कहा कि अब आगे डेट नहीं है। हमें डेट नहीं देखनी है, हमें परीक्षा देखनी है। डेट तो कभी भी आ जाएगी, ठीक है। अब आप कह रहे हो साहब के क्या करें यार, अब पढ़ने में मूड नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो आप अपना समय जो है, जीवन को निखारने का समय अभी है। इस समय आप कितना सीटिंग करते हैं। अगर उस समय परीक्षा जब आएगी, आप देखिए कि जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा, सरकार कहेगी कि 15-20 दिन के बाद एग्जाम है आपका, आप एकदम लोड नहीं ले सकते। आपने जो कोचिंग में सीखा है, आप लोगों ने जो पढ़ाया है, जो तैयारी की है, वो तैयारी एकदम रिवाइव नहीं होगी। इसलिए जरूरी ये है कि अपने जो आपका जो सिलेबस है उसको रिवाइज करते रहिए और अपडेट करते रहिए, क्योंकि इम्तिहान में जनरल नॉलेज वगैरह चीजें तो अपडेट होनी चाहिए। इनको अपडेट करते रहिए। और जब कोरोना है तो सवाल कोरोना पे भी तो आएंगे ना, इस पैंडेमिक में, क्योंकि परीक्षाएं हैं। रीट में तो नहीं, लेकिन पटवार वगैरह में जहाँ करंट सिलेबस में है, करंट सिलेबस है जहाँ, वहां तो कई चीजें आएगी। तो मेरा मतलब ये है कि निराश, उदास, हताश, ये चीजें कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं देती है। अब आप क्या साहब निराश हैं, हताश हैं, अभी डेट आई नहीं है, तो डेट नहीं आई है तो मानसून की कौन सी डेट आती है, मुझे आप बता दीजिए। ये हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान है, तो कौन अनाउंस करता है कि भाई 25 तारीख को आपको हल लेकर के जाना है? कोई नहीं कहता ना। किसान तो अपनी तैयारी स्वयं करता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी स्वयं करिए। आप केवल परीक्षा को टारगेट रखिए कि मुझे रीट देनी है। समय का सदुपयोग नए सवालों को ढूंढने और ढूंढिए। आप जैसे जो गाइड है उन लोगों से और निकलवाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें और आप डीप में जाइए। जितनी ज्यादा आपकी शानदार तैयारी होगी, स्थायी तैयारी होगी, वो आपको कल फायदा दे जाएगी। रिवीजन जितना आप रिवाइज करेंगे, आप ये देखिए कि अ आ ई ऊ ये हमें रटाए जाते थे शुरू में, ठीक है, तो हम आज तक नहीं भूले ना। बाकी दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं सारी चीजें आपने पढ़ी, कौन सी चीजें आपको याद है? इसलिए जिन चीजों को आप बार बार रिपीट करेंगे, वो चीज आपको जिंदगी में फायदा देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा एक चीज और ये भी है कि कोरोना पेंडेमिक के अंदर खुद को जागरूक रखते हुए और बच्चे जो है घर पे बैठ के तैयारी करें। रीट के अभ्यर्थी है, पटवार के है, आरएएस के इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए। अब देखिए कि आरएएस के कुछ लोगों के इंटरव्यू हो गए, ठीक है साहब। जिनके इंटरव्यू हो गए वो निश्चिंत हो गए, और जिनके बाकी रह गए उनके लिए ये एक महामारी जैसा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, आपसे भी पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, क्या करें। मैंने कहा आप अपनी अपडेट रहिए। जिन चीजों को आपने पहले तैयार किया था अब वो गई, अब नई चीजें आएगी, इसलिए आप रिवाइज करते रहिए। हाँ, इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स, आप अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा जिससे हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे युवाओं को प्रेरणा मिल सकती हो, ऐसा कोई किस्सा सुनाइए सर। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग जिस समय बच्चे थे, जब पढ़ रहे थे, देखिए न तो लाइटें थी, न पानी की कोई सुविधाएं थी, न सड़क थी, न आवागमन था, न कुछ भी नहीं था। ऐसे समय में भी हम लोग निकले हैं, हमने पढ़े हैं। हम लोग भाई उस समय चिमनियां हुआ करती थी,
अच्छे घर है तो लालटेन हुआ करते थे, ठीक है, वो लालटेन से पढ़े हैं। अच्छा, पानी की स्थितियां तो ऐसी रहती थी कि आप महीना भर 15 दिन आपका स्नान करने का, और नई ड्रेस की आप अगर बात करो तो फिर होली दीपावली पर ही नई ड्रेस बनती थी, ठीक है। और जहां तक होता था, जैसे शादी ब्याह में कहीं जाना होता था तो उन कपड़ों को हम समेट करके तकिए रजाइयों के नीचे रखते थे, वो बिल्कुल जम जाते थे और वो प्रेस करके ऐसे जाते थे। अब जमाना बदल गया है। अब देखिए कि मैं जब कॉलेज लेक्चर का इम्तिहान देने के लिए, जब मैंने एमकॉम किया 1977 में, तो मैंने 72 पेज लिखे 3 घंटे में। उस वजह से मेरा जो राइट हैंड था, फिर रात को ये मेरे सोने से नीचे आ गया, क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद में इसने कांपना शुरू कर दिया, ठीक है साहब। मैं जब प्राइमरी में टीचर लगा था तब मैं राइट से भी लिखता था और लेफ्ट से भी मैंने लिखना अपना अभ्यास किया। देखिए, अभ्यास रहा मेरा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि आपकी उम्र 40 साल की है। 40 साल की उम्र में आपका राइट हैंड, जिससे सारा काम काज होता है, और वो काम करना बंद कर दे, अब आप कैसे करेंगे? तो जैसे इसने काम बंद करना बंद किया, मैंने ये विचार किया, मैंने कहा तू अपना ये काम बंद कर, मैं इससे करता हूं। और उसके बाद में मैं लेक्चरशिप फाइट किया, पीएचडी किया, 1 दर्जन बुक्स लिखी, साहित्य में काम किया, यानी आज तक भी सारा जितना भी काम हुआ है, मैंने कहा भाई धन्यवाद, 35 साल आपने साथ दिया, अब दूसरा 35 साल ये साथ देगा, 70 हो गए। तो आप जैसे मित्र ने एक सवाल पूछा कि मान लीजिए अगर कल ये भी कांपना शुरू कर देगा और बंद कर देगा तो क्या करेंगे? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर को पास में बैठाऊंगा, मैं बोलूंगा और वो टाइप करेगा। ये जिंदगी का जज्बा है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर ये लॉकडाउन, ये महामारी और ये स्थितियां नहीं बनती तो मैं इंटरनेशनल व्यक्ति नहीं बन सकता था, क्योंकि इंटरनल वर्चुअल आपकी जो जूम पे प्रोग्राम हुए, इंटरनेशनल अवसर लेके आती है, आपदा अवसर लेकर के आती है। और वहां हम जब इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज में, जहां 50-50 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और हम जब अपनी बात कर रहे हैं, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास आ रही है, अपनी सामर्थ्य को बाहर निकालना पड़ेगा। अब आपको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मुझे जब हिंदी दिवस पर इंडिया लेवल का जब एक वर्चुअल हो रहा था, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं। उन्होंने कहा 28 स्टेट के लोग इसमें शामिल हैं, आप हिंदी में हो क्या? समझने की बात बता रहा हूं। मैंने कहा मैं हिंदी में नहीं हूं, इसका मतलब मैं हिंदी में भाग नहीं ले सकता क्या? केवल एमए हिंदी होना ये हिंदी है? मैंने कहा देखिए, मैंने जो हिंदी में आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, 1 दर्जन बुक्स है मेरी, जिसमें आईएएस के लिए भी किताब है, ठीक है। मैंने कहा हिंदी में मेरा जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, आप उसको देखेंगे कि एमए हिंदी देखेंगे? उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या है। वो सारी फोटोएं भेजी डायरेक्टरेट, ठीक है। यदि ये काम मैंने नहीं किया होता तो मैं क्या भेजता? इसलिए वो सारी जब मेरे बुक्स के कवर पेज गए, तब उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इसमें शामिल हों, और अध्यक्षता भी आपको इस नेशनल कार्यक्रम की आपको करनी है। तो युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आप तैयारी ताकतवर करके रखिए। अरे दुकान में माल ही नहीं होगा तो बेचोगे क्या? यही टाइम है, ये टाइम है कि अपनी सामर्थ्य को निकाले, आपदा को अवसर में बदले। बिल्कुल, आज नहीं तो कल परीक्षा होनी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलिए, तो बिल्कुल आप जो कह रहे हो, तो ये आपदा है, इससे लड़ना है, ठीक है, लेकिन इसमें मरना नहीं है, मनोबल को भी बढ़ाना है, जागरूक भी रहना है, और सबको बचाना भी, और तैयारी भी करनी। तो मेरे जैसा व्यक्ति 5 घंटे 7 घंटे अगर अभी भी काम कर रहा है, तो युवाओं को तो जिंदगी ऐसा पूरी झोंक देनी चाहिए, झोंक देनी चाहिए। समय है, अवसर है ये। हाँ जी, बहुत आपका जीवन संघर्ष की प्रतिमूर्ति रहा है, और निश्चित रूप से आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहे। पहले भी बहुत बार आपसे जब मुलाकात होती रहती है, एक बार आपने कहा कि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता
तो आप 7वीं 8वीं बार माला पहना रहे होते। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल कहा है। मैं मंचों पर ये कहता हूँ, मेरे जो कमर में डिस्क है वो कोलैप्स हो गई, कमर में बहुत जबरदस्त तकलीफ, 3 साल में बेड पे रहा, सारी पैथीज जो है, सारे अस्पताल पैथीज कोई काम नहीं कर रही। ऐसे में उठना बैठना बिल्कुल बंद, और मेरी जगह दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसकी 7वीं 8वीं पुण्यतिथि होती है, मैं कहता हूं। लेकिन जो मॉरल मेरे पास था, जो आत्मविश्लेषण मेरे पास था कि नहीं, ये आई है पीड़, ये भी जाएगी, वक्त गुजर जाएगा, इसलिए मैंने इसको अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। और जैन धर्म का दर्शन है जड़ और चेतन, ठीक है ना साहब। तो उसमें क्या है कि पीड़ा में भी अगर आपके वेदना भी है ना, तो उसमें भी वंदना करिए। तो आप ये तो शरीर को पीड़ा होनी है, वो शरीर को हो रही है, ठीक है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मुझे क्या लेना देना। मैंने जैसे इसको सेपरेट किया कि शरीर अपनी पीड़ा भुगतेगा, मैं मेरा काम करूंगा। और मेरी कई किताबें मैंने निकाल ली, मैंने लिख दिया, काम कर रहा हूं, सारे प्रोग्राम्स में जाता हूं, आता हूं। और अभी मैं कहूं साहब मेरे तकलीफ है, मेरे तकलीफ है, मेरे तकलीफ है, तो तकलीफ है तो पड़े रहो भाई, कौन आपके साथ आएगा, मनोबल तो खुद को ही रखना पड़ेगा। तो ये इन युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसे पहचानिए, और अवसर आता है उसे बुना लीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं बस। युवाओं को एक आखिरी संदेश। जी, युवाओं के लिए आखिरी संदेश यह है कि जितेंद्र जी और धर्मेश जी जैसे युवा, जिस तरह से ये लोग आज आगे बढ़े हैं, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। और जितने भी लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, उन सब लोगों ने जबरदस्त संघर्ष किया है। आप संघर्ष को जीवन का पार्ट बना लीजिए, चुनौतियों का डट करके मुकाबला कीजिए, और हौसला जिस दिन आपका गिरा उस दिन आप मर जाएंगे। इसलिए मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, आपकी नजर मिलने पर रहनी चाहिए। आप तो सदकर्म करते रहिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप तो कर्म करते रहिए। फल के लिए कर्म करेंगे तो नहीं, क्योंकि आप फल को पहले देख रहे हो, तो कर्म फल, और परमात्मा किसी भी कर्म का फल रोकता नहीं है, बस ये है कि उस फल को पकने में समय लगता है। इसलिए युवा मित्र जो है उनसे यही कहना चाहता हूं कि युवा रहिए, एनर्जेटिक रहिए, स्वयं बचिए, परिवार को बचाइए, हम सबको बचाइए, देश को बचाइए, और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखिए। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल हमारे युवा साथियों, आज मैं पहली बार 22 लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चर्चा का एक सत्र आयोजित किया, और इसका विषय भी वह कोरोना पैंडेमिक के अंदर किस प्रकार अपने आत्मबल को मजबूत रख सकते हैं, और हमारे बेरोजगार अभ्यर्थी किस प्रकार अपने अस्त्र और शस्त्र को तैयार रखे, वो अस्त्र और शस्त्र जो परीक्षा रूपी रणभूमि के अंदर आने वाले समय के अंदर उनके काम आ सकते हैं। अपने दिव्यास्त्रों को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की खोज वनवास और अज्ञातवास के दौरान की, ऐसे ही हमारे युवा साथी भी अब ये जो पेंडेमिक का काल है, हमारे बेरोजगार अभ्यर्थी भी इस आपदा के समय अपने मनोबल को बढ़ाते हुए घर में रहकर अपने को और अपनों को बचाते हुए अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, किसी लक्ष्य को करके, और घर पर बैठकर जो लक्ष्य अभी तय किया जा सकता है उस लक्ष्य के साथ में वो आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से अपने भावी लक्ष्य की ओर भी वो प्रगतिशील रहेंगे। आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर बंसीधर जी तातेल साहब से, जिनका मैंने अभी बताया आपको, उनकी बायोग्राफी हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुई, जो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित इसी पेंडेमिक के काल के अंदर को 2020 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बंसीधर जी तातेल साहब, जिन्होंने बताया क्योंकि कमर के अंदर डिस्क कोलैप्स होने के बाद भी जिन्होंने अपने जज्बे को, अपने संघर्ष को बनाए रखा, जिन्होंने एक हाथ से काम करते हुए एक हाथ जब खराब हुआ तो दूसरे हाथ से काम करना प्रारंभ किया। आप ऐसे ही संघर्ष की परिचित होकर, आप हम लोग परीक्षा थोड़ी सी आगे जाती है
और अपना धैर्य खो देते हैं। और सोचिए, जो आदमी अपना एक हाथ से कार्य कर रहा है और उसका एक हाथ खराब हो जाए और अपने दूसरे हाथ को वो अपना औजार बना ले, तो कितनी बड़ी हिम्मत और कितनी बड़ी संघर्ष का परिचय उस व्यक्ति ने दिया होगा, यह आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी ही महान शख्सियत, मरुधरा की महान शख्सियत डॉक्टर बंशीधर जी तातेर से आज हमारी मुलाकात थी। निश्चित रूप से उनके विचार आप सबको प्रेरणा प्रदान करेंगे और आप सभी के मन और मानस पर उनके विचार जो है प्रतिबिंबित होकर और आपको एक हौसला मिलेगा, ऐसी मैं हार्दिक अपेक्षा करता हूँ। आज के चर्चा सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। तमाम विद्यार्थी अपना स्नेह देते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।